नमस्कार दोस्तों, आज हम बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रावलोकन प्रश्नों की संदर्भ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो तैयार हो जाएं अपने ज्ञान को परखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसका कितना स्कोर रहा। और ये सारे क्वेश्चन जीव विज्ञान बायो से हैं। तो चलिए अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं। जीव विज्ञान की उपशाखाएं, इससे सारी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए है मेंडल का, ऑप्शन बी है जैव विकास का, ऑप्शन सी है डीएनए संरचना, ऑप्शन डी है आनुवंशिकता और विविधता। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और विविधता। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा, मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है। मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है ना? ऑप्शन है आपका जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन बी है सरीसृप विज्ञान, ऑप्शन सी है वंशागति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, वंशागति, है ना? सही आंसर है वंशागति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा है ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है मतलब किसका अध्ययन है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है पक्षियों का, ऑप्शन बी है हड्डियों का, ऑप्शन सी है पक्षियों का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी प्राणी शास्त्र की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए है पत्तियों का, ऑप्शन बी है फलों का, ऑप्शन सी है फूलों का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, फलों का। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन करता है। इसमें अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फलों एवं उनकी खेती का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी विज्ञान पर शोध एवं अभ्यास करने वाले व्यक्ति को पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। पोमोलॉजी विज्ञान पर शोध एवं अभ्यास करने वाले व्यक्ति को पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन ए है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ऑप्शन बी है जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन सी है मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन डी है कीटों को मारने का विज्ञान। आपका सही जवाब है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर उत्तम जैव उर्वरक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि जैव विकास से है। जैव विकास से पहला क्वेश्चन है आपका, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अनुकूलन, ऑप्शन बी है सहभागिता, ऑप्शन सी है उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी है बहुगुण सूत्रता, है ना? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। इसकी व्याख्या देखते हैं। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीन बनते हैं जिससे उनमें विविधताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशगत होते हैं तथा पीढ़ी में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ कितने वर्ष पहले, ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए है 20,000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी है 2 लाख पूर्व,
पहले। ऑप्शन सी है 20,000 लाख वर्ष पूर्व पहले। ऑप्शन डी है 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले, है ना। आपका सही जवाब है 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुआ। प्रारंभ में जीव साधारणतः एक कोशिकीय थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। यह तब है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? ऑप्शन ए है जावा मनुष्य, ऑप्शन बी है क्रो-मैग्नन मनुष्य, ऑप्शन सी है निएंडरथल मनुष्य, ऑप्शन डी है पेकिंग मनुष्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन मनुष्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्रो-मैग्नन मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सीलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विकास का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी है हासिल किए हुए गुण, ऑप्शन सी है लैंगिक जनन, ऑप्शन डी है प्राकृतिक चयन। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी प्राकृतिक चयन। इसकी व्याख्या देखते हैं। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को, आनुवंशिक विविधताओं को अनुनय क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विकास का कारण क्या है ना। क्वेश्चन नंबर वही है, विकास का कारण क्या है? फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, ऑप्शन सी है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, ऑप्शन डी है वंशागति। आपका सही जवाब है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अनुनय क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन विकास का कारण है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं पहला आवास, बी परितंत्र, सी निकेत, डी बायोम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आपका सही जवाब है आवास। आवास कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी जाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह आवास हैबिटेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? ऑप्शन ए है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, ऑप्शन बी है जुरासिक काल का सरीसृप, ऑप्शन सी है ट्रायसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन डी है ट्रायसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वह जानवर जो मुक्त मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ओमनीवोर, ऑप्शन बी है कार्निवोर, ऑप्शन सी है हार्बीवोर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्निवोर। इसकी व्याख्या देखते हैं। वे जानवर जो मुक्त मांस का सेवन करते हैं, मांसाहारी, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है कार्निवोर कहलाते हैं। शेर, भेड़िया, तेंदुआ, चीता व ध्रुवीय भालू इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन 8वां था, 9वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग कौन सा गर्म खून का प्राणी है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? ऑप्शन ए है दादूर, ऑप्शन बी है मगरमच्छ, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। टोड उभयचर वर्ग से संबंधित है, जबकि मगरमच्छ, सरीसृप और मछली पिशिज वर्ग से संबंधित है। अतः ये तीनों गर्म खून के प्राणी नहीं है, इसलिए विकल्प ई सही है। अगला क्वेश्चन वर्गीकी से है। वर्गीकी से पहला क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है शैवाल और कवक, ऑप्शन बी है कवक और बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है शैवाल और वायरस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, शैवाल और कवक। इसकी व्याख्या देखते हैं। लाइकेन में लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक क्लोरोफिल रहित एक साथ रहते हैं। इस प्रकार संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक शैवाल को आश्रय, जल, खनिज प्रदान करता है और बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, जिसे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। जीव विज्ञान में यदि कोई दो जीव एक साथ एक दूसरे की मदद करते हैं तो इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। संवहनी पौधा कौन सा है इसमें उसको देखना है, सही जवाब बतलाना है। संवहनी पौधे में पहला नंबर है काई, ऑप्शन बी है लिवर्ट, ऑप्शन सी है हॉर्नवर्ट, ऑप्शन डी है फर्न, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी फर्न। फर्न संवहनी पौधा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। फर्न एक अपुष्पीय संवहनी पौधा है। संवहनी पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिज को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिग्नित ऊतक पाए जाते हैं। फर्न एक अपुष्पीय संवहनी पौधा है। संवहनी पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिज को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिग्नित ऊतक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। एस्पाइरोगैरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है भूरा शैवाल, ऑप्शन बी है लाल शैवाल, ऑप्शन सी है हरा शैवाल, ऑप्शन डी है सफेद शैवाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हरा शैवाल। इसकी व्याख्या देखते हैं। एस्पाइरोगैरा हरे शैवाल का एक उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है। दुनिया भर में इसकी लगभग 400 से अधिक प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है इसका। निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण डैश है। सवाल का उदाहरण कौन सा है इसमें बतलाना है। ऑप्शन ए है डायटम, ऑप्शन बी है राइजोपस, ऑप्शन सी है फ्यूनेरिया, ऑप्शन डी है अमीबा। आपका सही जवाब है उत्तर ऑप्शन ए डायटम। डायटम आपका शैवाल का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देखते हैं। डायटम डायटम एकल कोशिकीय वाला शैवाल है। यह कांच से बने घरों में पाए जाते हैं। ये पारदर्शी ओपलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? ऑप्शन ए है ऑर्थोपोडा, ऑप्शन बी है मोलस्का, ऑप्शन सी है टेनोफोरा, ऑप्शन डी है प्लेटीहेल्मिन्थीज। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसकी व्याख्या देखते हैं।
ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियां ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संघ इकाइनोडर्मिटा के लिए क्या सत्य है? इसका ऑप्शन है, यह त्रिस्तरीय और इनमें इनमें सीलोमिक गुहा होती है। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल होता है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। इकाइनोडर्मिटा विशेष रूप से समुद्री जीव है। यह बहुकोशिकीय जीव है, जिनमें अच्छी तरह से विकसित अंग प्रणालियां हैं। इनका आकार तारे जैसा होता है तथा ये बेलनाकार होते हैं। ये ट्रिप्लो प्लास्टिक होते हैं तथा इनमें सीलोमिक गुहा होती है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी होता है। ये गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। कौन सा लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है? ऑप्शन ए है मेढक। ऑप्शन बी है केचुआ। ऑप्शन सी है सर्प। ऑप्शन डी है मोर। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, केचुआ। इसकी व्याख्या देखते हैं। केचुए में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है, लेकिन केचुए का रंग लाल होता है। केचुए का रंग लाल होता है तथा रक्त के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ऑप्शन ए है विषाणु। ऑप्शन बी है जीवाणु। ऑप्शन सी है इसका, देखते हैं आगे। ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन डी है बैक्टीरियोफेज। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। इसकी व्याख्या देखते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कवक में नहीं पाया जाता है। कवक में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी है पर्णहरित। ऑप्शन डी है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्णहरित कवक में नहीं पाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है। हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पैरासाइटिज्म। ऑप्शन बी है म्यूचुअलिज्म। ऑप्शन सी है कमेंसलिज्म। ऑप्शन डी है कॉन्वोन्सन। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका सही जवाब है म्यूटिलिज्म। आपका सही जवाब ऑप्शन डी, म्यूटिलिज्म। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटिलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो स्वयं तथा कवकीय घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकीय घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
जल से बाहर निकाले जाने पर मछली क्यों मर जाती है? जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्यों? ऑप्शन ए है उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। ऑप्शन बी है ताप उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन सी है वे श्वास नहीं ले पाती है। ऑप्शन डी है वे जल में नहीं चल पाती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वे श्वास नहीं ले पाती हैं बाहर निकलने से। इसकी व्याख्या देखते हैं। जल से मत्स्यों को बाहर निकाल देने पर वे मर जाती हैं क्योंकि श्वास क्रिया नहीं कर पाती हैं। मछलियों में श्वास के लिए गलफड़े पाए जाते हैं जो कि पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन O2 को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? क्वेश्चन है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? आपका ऑप्शन ए है गंध से, ऑप्शन बी है दृष्टि से, ऑप्शन सी है नर्तन से, ऑप्शन डी है स्पर्श से। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, गंध से। इसकी व्याख्या देखते हैं। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती हैं। ये दृष्टि, आवाज, स्पर्श, अपनी गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डाल्फिन किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनी में। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्तनी में। इसकी व्याख्या देखते हैं। डाल्फिन स्तनपायी जलीय जीव है। डाल्फिन स्तनपायी जलीय जीव है। डाल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं। इनमें से गंगा डाल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा डाल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है एपोडा, ऑप्शन बी है यूरोडेला, ऑप्शन सी है अनुरा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है अनुरा। इसकी व्याख्या देखते हैं। मेढक और टोड अनुरा वर्ग के उभयचर उदाहरण हैं। अनुरा वर्ग की प्रमुख विशेषताएं इनमें चार पाद पाए जाते हैं। इनका पिछला पाद अगले पद की तुलना में लंबा व मजबूत होता है, जिससे उन्हें छलांग लगाने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ब्रायोफाइट में बीजाणु मृत कोशिका होती हैं। ऑप्शन है ए अगुणित, ऑप्शन बी है द्विगुणित, ऑप्शन सी है त्रिगुणित, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी द्विगुणित। इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रायोफाइट में बीजाणु मृत कोशिका द्विगुणित होती हैं। ब्रायोफाइट में मांस तथा लीवर आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका से है। कोशिका का पहला क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है न्यूक्लियस, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी व्याख्या देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल के अलावा सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिका अंग है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है?
ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है अंग, ऑप्शन सी है ऊतक, ऑप्शन डी है जीव। आपका सही जवाब है कोशिका। कोशिका संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है जीवन की। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सभी सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ एकल कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें एकोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, यूग्लिना आदि। जबकि हमारे जैसे अन्य जीव जो कई कोशिकाओं से बने होते हैं वो कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व तथा जीवन के लिए आवश्यक कार्यों को करने में सक्षम है। कोशिका की संरचना से कम कुछ भी स्वतंत्र अस्तित्व में सुनिश्चित नहीं करता। इसलिए कोशिका सभी जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? ऑप्शन ए है लाइकेन, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है जीवाणु, ऑप्शन डी है शैवाल, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विषाणु। इसकी व्याख्या देखते हैं। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विष अणु। विष अणु है। वायरस में एंजाइम नहीं होता है क्योंकि वे जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं और उनकी रचना कोशिकीय नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ, ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है चर्बी, ऑप्शन सी है खनिज, ऑप्शन डी है जल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जल। इसकी व्याख्या देखते हैं। जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होती है। इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से डैश खाली जगह आम के पौधे और बंदर दो की कोशिकाओं में पाया जाता है। मतलब कि पौधा और किसी जंतु में पाए जाने वाला ऐसी कौन सी कोशिका है जो कि पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है सेंट्रियोल, ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी है कोशिका झिल्ली। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली, जो कि दोनों में पाया जाता है। पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त प्रश्न में आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला तत्व कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। यह कोशिका के अंदरूनी भाग से बाहरी वातावरण को अलग करती है तथा कोशिका की संरचनात्मक सहायता भी प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। बस दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।